ये है दिल्ली का पहाड़गंज। What do you notice? सड़क पर हर तरफ कचरा पड़ा हुआ है। ड्राइवर्स बार बार हॉर्न कर रहे हैं और लोग जहां से चाहें वहां से क्रॉस कर रहे हैं। ये बहुत ही chaotic है, पर हम में से कुछ लोग इन सब चीजों के यूज्ड टू हो गए हैं। ज्यादातर लोग इन सब प्रॉब्लम्स को पॉपुलेशन डेंसिटी पे डाल देते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं जापान की कैपिटल टोक्यो की, एक सिटी जिसमें 3 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, मोर देन दिल्ली एंड मुंबई। लेकिन फिर भी स्ट्रीट्स बिल्कुल स्पॉटलेस है, पब्लिक बिहेवियर बहुत डिसिप्लिन्ड है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एकदम टाइम पे चलता है। बट आखिर ऐसा क्या है जापान में जो उसे सिर्फ डेवलप्ड कंट्री में से ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्री में से एक बनाता है? इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जापान की क्या बातें हैं जो हमें एज अ डेवलपिंग नेशन सीखनी चाहिए। नंबर 1, सिविक सेंस। शुरुआत करते हैं सबसे विजिबल डिफरेंस से, क्लीनलीनेस। इंडिया में स्वच्छ भारत के एफर्ट्स के बावजूद लिटरिंग एक बड़ा प्रॉब्लम है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2021 में एक रिपोर्ट निकाली जिसके मुताबिक इंडिया में हर दिन 25,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और उसका 40% भी कलेक्ट नहीं होता, जो सड़कों, नदियों और पब्लिक स्पेसेस में पहुंच जाता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में जापान दुनिया के सबसे क्लीन कंट्रीज में से एक है। इसका रीजन ये है कि जापान में पब्लिक स्पेसेस को बहुत ही रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है और लिटरिंग ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ है। असल में जापानीज बच्चों को छोटी उम्र से ही अपने स्कूल्स और कम्युनिटी स्पेसेस क्लीन रखना सिखाया जाता है। इससे बच्चों को अपने आसपास की सफाई रखने की पर्सनल जिम्मेदारी का एहसास होता है। रिजल्ट, टोक्यो जैसे बड़े सिटी में भी आपको सड़क पर कचरा देखने को नहीं मिलेगा। फर्क नहीं पड़ता वहां ट्रैश बिन्स हो या ना हो, जो कि यूजुअली नहीं होते। यहाँ बात पैसों की भी नहीं है। भले ही जापान की जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज्यादा है, जो कि इंडिया के 1,70,000 से काफी ज्यादा है, मगर सिविक सेंस सिर्फ वेल्थ से नहीं आती, ये कल्चर और एजुकेशन के साथ आता है। अगर हम भी ये सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्कूल और पब्लिक पॉलिसीज में पहले से ही एम्बेड कर सकें तो सोचिए इंडिया में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पंक्चुअलिटी की। इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक और एरिया है जहां हम स्ट्रगल करते हैं। इंडियन रेलवे से फॉर एग्जांपल रोज 2 करोड़ 30 लाख पैसेंजर सफर करते हैं, लेकिन 19% ऑफ ट्रेन्स डिलेड होती हैं। कुछ तो कई घंटों तक लेट होती हैं। हम में से ऑलमोस्ट सभी ने लेट ट्रेन या क्राउडेड बस में ट्रैवल करने की फ्रस्ट्रेशन से डील किया है। अब यही कंपेयर करा जाए तो जापान के लेजेंडरी शिंकानसेन यानी बुलेट ट्रेन, जो रोज 4 लाख पैसेंजर्स को कैरी करती है, और माइंड ब्लोइंग बात यह है कि 2017 में इसकी एवरेज डिले सिर्फ 24 सेकेंड्स थी। हाँ, 24 सेकेंड्स में बात कर रहा हूं मैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम प्रिसिशन, एफिशिएंसी और कंफर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। रेगुलर ट्रेन्स और बसेस भी इतनी ही रिलायबल है। लेकिन ये सिर्फ पंक्चुअलिटी की बात नहीं है। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी के लिए डिजाइन करा गया है। जैसे कि जापान का रेलवे मेंटेनेंस स्पेंडिंग इंडिया के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। चाहे उनका नेटवर्क छोटा क्यों ना हो, वहां लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को मेटिकुलसली मेंटेन करते हैं, जो लॉन्ग टर्म कॉस्ट को कम कर देता है और रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है। सोचिए, अगर इंडिया भी इसी एफिशिएंसी का एक छोटा हिस्सा भी रेप्लिकेट कर पाए तो क्या हो सकता है। बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैफिक कम होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा, जो बाय द वे वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को हेल्थ इंपैक्ट्स की वजह से $150 बिलियन का नुकसान पहुंचाता है और करोड़ों लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी। नंबर 3, वर्क एथिक और डिसिप्लिन। और अब बात करते हैं कि वर्क कल्चर की। जापान में पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन सिर्फ वैल्यूज नहीं है,
ये उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। OECD की एक स्टडी कहती है कि जापान दुनिया में प्रोडक्टिविटी पर आवर वर्कड में 30वें नंबर पर है। इंडिया की रैंक इसमें काफी नीचे है। चाहे हमारी वर्कफोर्स ज्यादा घंटे काम करती हो, व्हाई डज दिस हैपन? जापान में अपने काम को लेकर एक डीप रूटेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वर्कर्स सिर्फ अपने आवर्स को पूरा करने के लिए नहीं कमिटेड होते, बल्कि टेंजिबल रिजल्ट्स अचीव करने के लिए भी कमिटेड होते हैं। वहाँ एक कल्चर है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का, जिसे काइजान कहा जाता है। काइजान मीन्स के छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस एज लॉन्ग टर्म में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में बहुत सिग्निफिकेंट गेन्स बना देते हैं। इंडिया में इनएफिशिएंट वर्क प्रोसेसेस इकोनॉमी को बिलियंस का नुकसान पहुंचाते हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पुअर लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण इंडिया के जीडीपी में हर साल 4.3% का लॉस होता है। अगर हम काइजान जैसे प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं और आउटकम पर फोकस करें इंस्टेड सिर्फ एफर्ट पे, तो इंडिया अपने इकोनॉमिक आउटपुट में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देख सकता है। नंबर 4, रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक स्पेसेस। जापान में पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पेक्ट उनके कल्चर में डीपली इनग्रेन्ड है। चाहे वो पार्क्स हो, रोड्स हो या पब्लिक टॉयलेट, सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। जापान की गवर्नमेंट अपने जीडीपी का 2% पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस पे स्पेंड करती है, जबकि इंडिया सिर्फ 0.5% स्पेंड करता है। और ये डिफरेंस क्लियरली दिखाई देता है। वहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ओन्ड या किसी और का प्रॉब्लम नहीं समझा जाता, हर कोई ओनरशिप लेता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया में बहुत सारे पब्लिक स्पेसेस नेग्लेक्टेड होते हैं, कई बार वैंडलाइज्ड या लिटर्ड होते हैं। ये रिसोर्सेज की कमी की वजह से नहीं है, ये रिस्पेक्ट की कमी की वजह से है। 2019 के एक सर्वे में पब्लिक स्पेसेस में 82% इंडियन सिटीज ने रेगुलर इंसिडेंट्स ऑफ वैंडलिज्म रिपोर्ट किए। अगर हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं एंड पब्लिक स्पेसेस को अपना समझ सकें, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकती है। नंबर 5, एजुकेशन सिस्टम एंड इनोवेशन। एक और की एरिया जहां इंडिया जापान से सीख सकता है वो है एजुकेशन। जापान का एजुकेशन सिस्टम डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करता है। स्टूडेंट सिर्फ फैक्ट्स नहीं रट्टा करते, उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया जाता है। इसका रिजल्ट ये है कि जापान ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के हिसाब से 16th रैंक करता है इनोवेशन कैपेबिलिटी में। इसके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया काफी जगह रट्टे वाली लर्निंग पर डिपेंड करता है, जहां स्टूडेंट्स को फैक्ट्स याद करने की ट्रेनिंग मिलती है रादर देन इनोवेट करने की। ये इस बात से रिफ्लेक्ट होता है कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स पे 48th रैंक करता है। ग्लोबल लेवल पे कम्पीट करने के लिए इंडिया को क्रिएटिविटी और इनोवेशन का कल्चर फॉस्टर करना पड़ेगा, जो स्कूल से ही शुरू होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 6, Not everything is perfect. Let's talk about challenges of Japan. ये समझना जरूरी है कि जापान भी एक परफेक्ट कंट्री नहीं है। जापान के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है उनकी एजिंग पॉपुलेशन। वहाँ 28% से ज्यादा पॉपुलेशन 65 ईयर्स से ऊपर है, और इसका रिजल्ट ये है कि वर्क प्लेस में एक रिजिड हायरार्की बनी रहती है। जापान के कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल सेक्टर्स के कई सीनियर पोजीशंस ओल्डर लोग होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से यंगर जनरेशन के लिए चेंज और इनोवेशन लाना डिफिकल्ट बन जाता है। ये रिजिडिटी एक ऐसी चीज है जिसे इंडिया अवॉइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन रिलेटिवली यंग है। इंडिया के पास एक यंग फोर्स का एडवांटेज है, जिसका मीडियन एज सिर्फ 28 इयर्स है। जी हाँ, 28 इयर्स इज द मीडियन एज इन इंडिया। लेकिन ये एडवांटेज तभी काम आएगा जब हम यंगर जनरेशन को लीडरशिप रोल्स लेने का मौका देंगे और उन्हें इनोवेशन ड्राइव करने का चांस मिलेगा। तो इंडिया जापान से क्या सीख सकता है? ये सिर्फ सिस्टम या टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट करने की बात नहीं है, ये बात है वैल्यूज कल्टीवेट करने की। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक स्पेसेस के प्रति रिस्पेक्ट, काम में डिसिप्लिन और पब्लिक सर्विसेज में एफिशिएंसी। ये वैल्यूज जापान को, एक ऐसे देश को जिसमें ऑलमोस्ट कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, दुनिया के सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज में से एक बनाता है। इंडिया जिसके पास वास्ट रिसोर्सेज है एंड यूथफुल पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। अगर हम ये लेसन्स दिल से समझें, अपने शहरों को क्लीन रखने से लेकर अपने वर्क कल्चर को इम्प्रूव करने तक, हम रियल चेंज ला सकते हैं। अल्टीमेटली ये हमारे ऊपर है। कोई लॉ, कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंडिया को तब तक नहीं बदल सकता जब तक हम एज सिटीजन्स अपनी तरफ से एफर्ट ना करें। बस इमेजिन करिए एक क्लीनर, ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ज्यादा इनोवेटिव इंडिया। ये कोई सपना नहीं है, ये पॉसिबल है, लेकिन जब हम सब आज से शुरुआत करेंगे। तो ये थे मेरे थॉट्स अबाउट व्हाट कैन इंडिया लर्न फ्रॉम जापान। अगर आपके मन में भी कोई थॉट्स हैं तो बेशक कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।